हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेट एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने दिसंबर 2019 का जो पेपर है सीटेट, उसके जो पेपर 2 है उसके सीडीपी के काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? फर्स्ट, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। सेकेंड, स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। थर्ड, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। फोर्थ, गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। इनमें से क्या एक टीचर कर सकता है? जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस ऑफ देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ये बेस्ट ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों को क्लास से बाहर जाने को बोल देंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। वो क्लास में अटेंटिव नहीं है तो वो बाद में भी अटेंटिव नहीं होंगे। सेकंड, उनको डांट कर या स्कॉल्ड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उनका, और मोरल जो है वो डाउन ही हो जाएगा पूरी क्लास के आगे। और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, हम उन्हें वर्कशीट देते जाएंगे, घर पे वो किसी और से करवा रहे हैं, कहीं से कॉपी करके कर रहे हैं होमवर्क, या केवल उन पे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो अभी वो क्लास में अटेंटिव नहीं होंगे। पर अगर हम उनसे बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक चेंज करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें अगर हम उनसे बात करेंगे तो जो उनका रीज़न है डिसइंटरेस्ट का क्लास में वो हमें पता चल सकता है। और टीचर अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है उस बच्चे के अकॉर्डिंग, जिससे कि बच्चे को भी समझ में आए और टीचर को भी फ़ायदा हो कि उसका जो टीचिंग लर्निंग है वो और इफेक्टिव हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, constructivist approach suggests that dash is crucial for constructing knowledge, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। सेकंड, कंडीशनिंग या अनुबंध। थर्ड, पनिशमेंट या दंड। फोर्थ, रूट मेमोराइजेशन या यंत्रवत याद करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या इनमें से इंपॉर्टेंट है? जल्दी बताइए, बहुत ईजी आंसर है ये तो। यस, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना, इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। सेकेंड, डिसमिस दीज आइडियाज दैट चिल्ड्रन हैव, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। थर्ड, इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज एंड थ्योरीज, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। फोर्थ, स्कॉल द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस विद हर टीचिंग, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए। देखिए नेव थ्योरीज क्या होती हैं, इनको कॉमन सेंस थ्योरी या फोक थ्योरीज भी कहा गया है। ये थ्योरीज वो होती हैं जो बच्चा अपने कॉमन सेंस के आधार पर कुछ भी बना लेता है कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसे करके कोई भी थ्योरीज वो बना लेता है, या कुछ उसने कहीं से सुना है उसके आधार पर उसके माइंड में जो आया तो उसने उसको एज अ थ्योरी बना लिया। अगर ऐसा कुछ भी बच्चे के मन में चल रहा है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगर टीचर कुछ कह रहा है तो उससे अगर वो डिस्कशन कर रहा है बच्चों से तो हो सकता है कि बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसका, कि बच्चों को केवल आइडिया को खारिज कर देना कि नहीं ऐसा नहीं होता, बंद करो, तुम बात करना बंद करो या चुप हो जाओ, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसके जो डाउट्स हैं वो फिर भी क्लियर नहीं होंगे। थर्ड है इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थ्योरीज, बच्चे के आइडिया को इग्नोर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपके सामने अगली बार वो बातें ही नहीं करेगा पर उसके मन में वो सारी चीज़ें तो रहेंगी। ठीक। फोर्थ है स्कॉल द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इन्फ्लुएंस विद हर टीचिंग, और इस जो फोर्थ है हमारा उसमें कह रहे हैं कि बच्चे को डांट देना चाहिए
क्योंकि वो उसकी टीचिंग में हस्तक्षेप कर रहा है अपने उन आइडियाज़ से। नहीं, डाँटने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो टीचर का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, ठीक है? उसकी जो भी धारणाएँ उसने बना रखी हैं वो सब सही धारणाएँ बनाए, ना कि कुछ भी ऊल-जलूल वो चीज़ें सोचे। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा फर्स्ट होगा कि उनको बात करें डायलॉग्स के थ्रू, मतलब जो संवाद है टीचर और स्टूडेंट का वो हो, जिससे कि जो भी उसके मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो पाएँ। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? फर्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र है। सेकंड, यूनिडायरेक्शनल, इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, एक दिशीय है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। सेकंड, यूनिडायरेक्शनल, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। फोर्थ, बाई डायरेक्शनल, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यस, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बाई डायरेक्शनल है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर डिपेंड है पर दूसरा नहीं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दोनों में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक इंटरप्ले जैसा होता है, आपस में दोनों में डायनेमिक इंटरप्ले होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपको इस टाइप का और कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in से जाके उस पे लॉगिन करके फ्रीली कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी सारी सीरीज़, एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा आप हमारे मेटा एजुकेशन के जो ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटी है, जैसे कि हमारा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है सीटेट से रिलेटेड, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी सारे लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको कोई बुक लेनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की अभिरुचि। सेकंड, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सांवेगिक स्वास्थ्य। थर्ड, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ। फोर्थ, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चार ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा कोड जो है वो सही है, मतलब ऊपर दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे का इंटरेस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है। उसका इंटरेस्ट जैसा होगा, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो वो अच्छा पढ़ेगा, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। सेकंड है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से उसका इमोशनल हेल्थ सही नहीं है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा। या पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, अगर टीचर ही अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं होगी। फोर्थ है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसकी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स चल रहे हैं और उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे की लर्निंग को, बट बहुत ज़्यादा नहीं करता है, बट स्टिल ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। डैश आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शंस, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सेकंड, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। थर्ड, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ये जो सामाजिक पारस्परिक क्रिया हैं ये बहुत ज़रूरी हैं मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, क्योंकि इनसे ही बच्चे की जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है, जैसा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में भी कहा गया है और जो वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि जितना बच्चा अपने जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, मतलब जितना लोगों के कम्युनिकेशन करता है उसका उतना ही लर्निंग अफेक्ट होता है, मतलब उतनी ज़्यादा वो नई चीज़ें सीख पाता है। जो सोशल इंटरेक्शन है आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. When students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to. जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने कोई बच्चे को कोई एक्टिविटी दी, कोई प्रोजेक्ट दिया, अब उससे कह रहे हैं कि क्या मिलेगा, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको कोई बैच मिलेगा, ठीक है, या आपको कोई स्टार मिलेगा। पर ये नहीं कह रहे हैं उसको कि आपने एक अच्छे से कर लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अगर आपने एलसीएम की सम्स अच्छे से सॉल्व कर ली तो आपको एलसीएम समझ में आ जाएगा। नहीं, हम कह रहे हैं अगर आपने एलसीएम अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हम आपको एक स्टार दे देंगे। तो जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अगर बच्चा इसी स्टार पाने की वजह से वो काम बार बार कर रहा है, तो ये क्या का एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है इसका जो परिणाम। फर्स्ट है डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो सकता है इससे। सेकेंड, एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चा समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करेगा। थर्ड, परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगा रहेगा। फोर्थ, सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए वो उद्देश्य निर्धारित करना। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया इन चारों में से, जल्दी बताइए 27 का आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास इससे होगा। देखिए मटेरियलिस्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने कुछ मेंटल वर्क किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो मिला रिवॉर्ड के रूप में, वो क्या मिला, एक स्टार, ठीक है, दैट इज अ मटेरियल। अगर वो केवल उस चीज़ के लिए पढ़ता कि उसे खुशी मिल रही है पढ़ने में, या अवार्ड उसका ये होता कि उसने ये काम खत्म कर लिया। कुछ लोगों के लिए अवार्ड ये भी होता है कि हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। बच्चों के लिए अवार्ड ये भी होते हैं, रिवॉर्ड्स ये भी होते हैं। तो अगर वो ऐसे के लिए कुछ करता तो वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता। पर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो मटेरियलिस्टिक उसका एटीट्यूड जो है लर्निंग के टुवर्ड्स वो डेवलप हो रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज फर्स्ट यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। सेकेंड, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञानों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। द चिल्ड्रन आर बोर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, ये है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना है। फोर्थ, द चिल्ड्रन बिगिंस विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट, यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। देखिए इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस, जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर पड़ता है, ठीक है। तो जो चाइल्डहुड की अवधारणा है वो हमारे जो समाज है उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। थर्ड क्या है, चिल्ड्रन आर बोर्न इविल, नहीं, बच्चे इविल पैदा नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। उनमें खुद की कुछ एबिलिटीज, कुछ वैल्यूज होती हैं जिनके साथ में उनका जन्म होता है। तो थर्ड भी गलत ऑप्शन है। फोर्थ क्या है, दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल, कि बच्चे किसी भी चीज़ के साथ पैदा नहीं होते, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट, और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं वो उनके एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों में खुद की कुछ इननेट एबिलिटीज, कुछ इननेट वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। पर जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन,
द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। जो बाल अवस्था है एक सामाजिक संरचना है, मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसका इन्फ्लुएंस तो उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा उसमें भी खुद की कुछ इन्नेट एबिलिटीज रहती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? फर्स्ट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। बी, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। थर्ड, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। फोर्थ, लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। जल्दी से बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन बिगिन्स थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ दो चीजें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरा कॉन्क्रीटली होता है। वो कॉन्क्रीटली मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते। कब? मिडिल चाइल्डहुड एज पे। बट वो लॉजिकली सोच पाते हैं और साथ में ही वो कॉन्क्रीटली भी सोच पाते हैं, तार्किक और मूर्त रूप से सोच पाते हैं। अब जो फर्स्ट है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो होता है प्री चाइल्डहुड स्टेज पे, ठीक है। सेकंड है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। ये होता है उसका आफ्टर जो या लास्ट जो स्टेज होती है चाइल्डहुड की, उस एज पे जब बच्चा होता है, या फिर जो यंगस्टर वाली एज होती है उस पे जब बच्चा होता है तब उसमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और जो फोर्थ है लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये हमारा होता है प्री चाइल्डहुड स्टेज के बाद, मतलब प्री चाइल्डहुड स्टेज और मिडिल चाइल्डहुड स्टेज से पहले। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फैमिली एंड नेबरहुड आर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। सेकेंड, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, प्राथमिक एजेंसियां हैं। थर्ड, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी, मध्य एजेंसियां हैं। एंड फोर्थ, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, द्वितीयक एजेंसियां हैं। जो परिवार और पास पड़ोस है या फैमिली और नेबरहुड क्या है वो जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। कहते हैं ना जो बच्चा सीखता है वो अपने परिवार और पास पड़ोस से सबसे पहले सीखता है। माँ का रोल तो आता है सबसे पहला, पर उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो अपनी फैमिली और जो उसका नेबरहुड है उससे सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ये हमारी क्या है? प्राथमिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक सामाजिक एजेंसियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारा जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का वो इन पर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेके आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी सीटेट, रीट या फिर और कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।